हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 24वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभिनय भी अक्षराज को अपना भाई मानता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मंडप में बैठा हुआ दूल्हा अभिनय है ही नहीं। अक्षराज ने अपनी आवाज़ बहुत धीरे करते हुए कहा, जिसे सुन धृति की आंखें लगभग बाहर आ चुकी थी। क्या वो दूल्हा अभिनय नहीं है तो अभिनय कहाँ है? और सबसे ज़रूरी, दूल्हा कौन है? ऐसे ही ख्याल कृति के मन में आ रहे थे और वो अपने सवाल भरे नज़रों से एकटक मंडप में बैठे शख्स की तरफ देखे जा रही थी, जिसका चेहरा चेहरे से ढका हुआ था। अभी दीदी अक्षरा से कुछ कहती है। बलराज ठाकुर अक्षराज की तरफ देखते हुए बोले, हमको यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा गड़बड़ नहीं, ये पूरी की पूरी शादी ही गड़बड़ है। चिंता मत कीजिए, हम पहले से ही सब देख ली हैं। अक्षराज ने सामने मंडप में देखते हुए कहा। सब लोग बात कर ही रहे थे कि पंडित जी बेगम साहिबा की तरफ देखते हुए बोले, वधू को बुलाइए। जिसे सुन बेगम साहिबा ने कुछ इशारा किया और एक लड़की ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी। कुछ ही पलों में साक्षी लाल शादी के जोड़े में सजी हुई नीचे आ रही थी। उसके चेहरे पर नेट का घूंघट था और उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। आखिर जो वो चाहती थी वो आज उसको मिल रहा था। रीमा ठाकुर भी नीचे आ गई। उन्होंने अपनी नज़र एक बार हॉल में घुमाई और खुद से बोली, पता नहीं कहाँ चले गए हैं ये। बेटी की शादी है, कोई खबर ही नहीं है इनको। इतना बोलकर वो फिर से साक्षी को देखने लगी, जो अब तक अभिनय के बगल में बैठ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अभिनय विक्रम ठाकुर की बेहोश की हुई बॉडी को रस्सी से बांधते हुए और उसके मुंह पर टेप चिपकाते हुए वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया और बोला, अगर तड़पा तड़पा कर मरना नहीं होता ना तो अभी के अभी इसको जान से मार देते। ये कहते हुए उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से बाथरूम को आगे से लॉक किया और चाबी को अपने पास रख लिया, ताकि उसकी नज़र सभी सामने लगी मिरर पर गई और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अभी अपनी शादी की शेरवानी में था, जो उसे बेगम साहिबा ने दी थी। ये देखते ही वो खुद से बोला, बहुत कम आंक लिया था हमको, इसकी सज़ा जल्द ही मिलने वाली है आपको बेगम साहिबा। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने कुछ देर पहले हुई सारी बातें याद आ गई, जब बेगम साहिबा उसे मंडप में ले जाने आई थी। फ्लैशबैक, हमारा बेटा तैयार हो गया, नज़र ना लगे हमारे अभिनय को। ये कहते हुए बेगम साहिबा ने अपनी आंखों से काला टीका निकाल कर अभिनय के कान के पीछे लगा दिया। अभिनय ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप उन्हें ही देख रहा था। बेगम साहिबा उसे ऊपर से नीचे देखने लगी और फिर बोली, जच रहे हो इस शेरवानी में, आखिर पसंद किसकी है? चलो अब जल्दी से, मुहूर्त का वक्त हो गया है। अभिनय ने अपने सर को हाँ में हिलाया और कमरे से निकलने लगा। तभी बेगम साहिबा ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, देखो हम ये देने आए थे और भूल ही गए। ये कहते हुए वो साइड रखे सेहरे को उठाते हुए अभिनय के पास ले गई और बोली, ये बहन कर ही जाना है, वरना नज़र लग जाता है। वैसे भी यहाँ पहले से कितनी नज़र लगाने वाले आए हैं। अभिनय समझ रहा था कि नागिया बेगम किसकी बात करे, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और सेहरे को अच्छे से पहन लिया। नाजिया बेगम उसके साथ ही कमरे से निकल गई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी, पर तभी अभिनय ने अपने पजामे को पकड़ लिया और अपनी जगह पर रुक गया। उसको ऐसा रुकता देख नाजिया बेगम बोली, क्या हुआ, रुक काहे गए? वो शायद हमारा पजामा ढीला हो गया है, हम अभी ठीक करके आते हैं। अभिनय ने अपने गालों पर आए रंग को छुपाते हुए कहा, जिसे देख नाजिया बेगम के चेहरे पर हंसी आ गई और वो बोली, जल्दी जाओ और जल्दी से ठीक कर लो, हम यहीं कमरे के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। अभिनय ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और कमरे के अंदर जाते हुए जल्दी से कमरे को लॉक कर दिया। अब उसकी सांसें भारी हो चुकी थी, क्योंकि नाजिया बेगम बिल्कुल गेट के सामने खड़ी थी। उसने एक नज़र खुद को अंदर देखा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और सामने देखते हुए बोला, वो बाहर ही है, ज़रा संभल कर जाना। अभिनय के सामने एक आदमी खड़ा था, जिसने हूबहू उसके जैसा कपड़े पहना था। वो दिखने में बिल्कुल अभिनय जैसा लग रहा था। उसने अपने ऊपर अभिनय के जैसा फेस मास्क लगाया हुआ था। अभिनय ने एक नज़र ऊपर से नीचे उस आदमी को देखते हुए कहा, जो बोला था वो याद है ना,
वो बाहर ही है और अगर कुछ भी खतरा लगे तो वो रिंग दबा देना, हमारे पास अलर्ट आ जाएगा। अभिनय की बात सुन उस आदमी ने अपना सर हाँ में हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी अभिनय ने उसे रोकते हुए कहा, अरे ऐसे ही जाओगे क्या? ये ले लो, ये सेहरा पहन लो पहले। जिसे सुन वो आदमी जल्दी से उस सेहरे को अच्छे से पहनता है। इधर अभिनय भी थोड़ी देर वॉशरूम के अंदर चुपचाप रहता है। क्या पता बेगम साहिबा अंदर कमरे में आ जाए, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उस आदमी ने गेट खोला और ये देखते ही बेगम साहिबा ने पूछ लिया, कर लिया ठीक, अब चलो जल्दी से, नीचे वक्त हो गया है। उस आदमी ने अपना सर हाँ में हिलाया और दोनों साथ में नीचे चले गए। फ्लैशबैक एंड। अभिनय ये सोचते हुए खुद से बोला, ये जो दिख रहा है ये इतना आसान नहीं है। नाजिया बेगम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो ऐसे ही आ जाएगी यहाँ। हमको पता करना होगा उससे पहले कि कहीं देर न हो जाए। ये कहते हुए अभिनय उस कमरे को अच्छे से लॉक करता है क्योंकि अंदर विक्रम ठाकुर बंद था और अगर वो बाहर आ जाएगा तो सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। अभिनय ने एक ब्लैक हुडी पहन रखी थी, साथ ही अपने चेहरे को आधा ढका हुआ था हुडी कैप से। वो सामने से जा ही रहा था कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और मैसेज को पढ़ने लगा, पर जैसे जैसे वो मैसेज को पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे का रंग बिगड़ता जा रहा था। उसने अपने फ़ोन में कुछ टाइप किया और वापस से रखते हुए खुद से बोला, तो ये चाल चला है आपने इस बार, अब मज़ा आएगा इस खेल में। ये कहते हुए अभिनय ने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली और उसे गौर से देखने लगा। ये आए मेहमानों के बीच नाजिया बेगम के गुंडे घूम रहे थे। ये सुनते ही कृति की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपनी नज़र पूरे हॉल में घुमा कर देखा। वो देख सकती थी कि कुछ लोगों की नज़र पहले से उन लोगों की तरफ बनी हुई थी। आपको कैसे पता चला? अब हम क्या करेंगे? कृति ने अक्षराज की स्लीव्स को अपने हाथों में कसते हुए कहा। वो डर चुकी थी बहुत। उसने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में ये सब फेस नहीं किया था। वो हमेशा से इन सब चीज़ों से दूर ही रही थी। अक्षराज ने धीरे से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, बस ज़्यादा अलर्ट रहना है अब हमें, क्योंकि हमने भी अपने कुछ लोग गेस्ट के बीच में छोड़ रखे हैं। पर हम श्योर नहीं है कि नाजिया बेगम ने इस बार इतना ही सोच रखा होगा। अक्षराज की ये बात सुन कृति ने फिर से अपनी नज़र घुमाई। अब उसे थोड़ा ठीक लग रहा था, पर नाजिया बेगम का कोई भरोसा नहीं था। वो इतने पर भी अभी भी सेटल नहीं हो सकती थी। तभी कृति ने उससे पूछा, पर उन्होंने ये शादी आराम से हो जाने के लिए किया था ना, तो इस सब का क्या फ़ायदा? कृति के मासूम सवाल पर अक्षराज उसे देखने लगा। वो जानता था कि जिस दुनिया का वो बादशाह था वो दुनिया धृति के लिए बनी ही नहीं थी और धृति कभी भी इस दुनिया के जुल्म को नहीं देख पाएगी। उसने एक गहरी सांस ली और कृति के हाथों को हल्के से सहलाते हुए कहा, ये वो शादी नहीं बल्कि हमको मारने के लिए ये सब कर रही है। क्योंकि जब तक हम रहेंगे तब तक बेगूसराय का सत्ता अभिनय के हाथों में नहीं जा सकता और तब तक वो राज नहीं कर सकती। ये सुनते ही उसने अक्ष की जान खतरे में है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चुपचाप क्या ही कहे, क्योंकि एक पल के लिए उसे अब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। कृति की चुप्पी देख अक्षराज ने उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और कहा, भरोसा है ना हम पर? कुछ नहीं होने देंगे, ना हम खुद को और ना ही तुमको। अभी तो पूरी ज़िंदगी बितानी है हमको तुम्हारे साथ। अक्षराज की आंखों में छुपे गहरे इमोशन उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे, जिसे धृति आराम से देख सकती थी। उसने गहरी सांस ली और अपने सर को हाँ में हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वहीं बेगम साहिबा के पीछे खड़ा उनका खास आदमी उनके कान में कुछ बोल रहा था, जिसको सुन उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। वो बोली, जिंदा नहीं बचना चाहिए कोई भी, यहाँ खेल को शुरू करो अब। और उनके ये कहते ही वो खास आदमी अपनी जेब से बंदूक निकाली और सीलिंग की तरफ फायर कर दी। बूम! सब लोग डर गए। आए हुए मेहमान सब यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी अक्षराज ने जल्दी से अपनी जेब से बंदूक निकाली और अपनी पोजीशन ले लिया। उसने धृति को अपने पीछे छुपा लिया था। बलराज ठाकुर भी अपनी पोजीशन में आ गए और जल्दी से अपनी आँखों
में बंदूक ले लिया और सीमा जी को कुछ इशारा किया, जिसे समझ में आते ही सीमा जी ऊपर कमरे की तरफ बसती हुई निकल गई। नाजिया बेगम मंडप के पास आई और किनारे रखे पानी का ग्लास उठाकर जलते हुए आग में डाल दिया और साइड बैठे उस नौकरी दूल्हे के कॉलर से पकड़कर उठाते हुए बोली, धोखा दिया हमको, हम जान ले लेंगे तुम्हारी। ये सुनते ही उस आदमी ने नाजिया बेगम को धक्का दिया, कहा, बहुत वक्त गंवा दिया है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये सुनते ही नाजिया बेगम ने उस आदमी को गुस्से से अपने गुंडों के ऊपर फेंक दिया और अपनी छुपी हुई बंदूक निकालकर जो भी सामने आ रहा था उसके ऊपर चलाने लगी। बंदूक की तेज आवाज़ें उस शादी के हॉल में गूंजने लगी। सभी मेहमान इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहे थे। बर्दाश्त ठाकुर भी अपनी बंदूक से सबको फायर कर रहे थे। अचानक से नाजिया बेगम के काफ़ी सारे गुंडे हॉल में एकाएक एंटर हो चुके थे। साथ ही अक्षराज के भी साथ आए कुछ लोग वहां घुसने लगे। रीमा जी साक्षी का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ लेकर भागने लगी, क्योंकि अगर वो लोग एक भी पल यहाँ रुके तो दोनों ही अपनी जान खो देंगे। भाग, जल्दी भाग साक्षी, रीमा जी चिल्लाते हुए बोली। लेकिन साक्षी अपनी जगह पर खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, हमारी शादी। ये सुन रीमा उसे खींचते हुए बोली, जिंदा बचोगी तो ऐसी 20 शादी करवा देंगे हम तुम्हारी, अभी भाग यहाँ से। दूसरी तरफ अभिनय के फ़ोन में जैसे ही अलर्ट का मैसेज आया वो हॉल की तरफ भागा, पर उससे पहले ही हॉल से आ रही बंदूक की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो तुरंत हॉल की तरफ बढ़ने लगा, पर वो ऐसे बीच में कूद नहीं सकता था, वरना वो लोग फंस जाते थे। उसे प्लान के हिसाब से जाना था। तभी सामने से सीमा जी उसे आती हुई दिखाई दी, जो उसकी तरफ ही आ रही थी। सीमा जी की नज़र जैसे ही अभिनय के ऊपर गई, वो रुक गई और हाँफते हुए बोली, अभिनय बेटा जल्दी जाओ, अक्षराज को तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनते ही अभिनय की आंखों में सामने वो पल याद आया जब दोनों ही साथ बैठकर इस पूरे प्लान के ऊपर काम कर रहे थे। अभिनय ने सीमा जी को अकेले देखते हुए कहा, कृति कहाँ है? वो नहीं आई आपके साथ? वो अक्षराज के साथ है। हम यहाँ तुमको ये बताने आए थे, सीमा जी ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा। अभिनय ने सीमा जी के हाथों में एक दूसरी बंदूक देते हुए पीछे वाले रास्ते से निकल जाए और अगर कोई भी बीच में आए तो उन्हें उड़ा दीजिएगा। ये कहते हुए अभिनय हॉल की तरफ बढ़ गया। अक्षराज एक पिलर के पीछे छिपते हुए गोली का निशाना लगाया जा रहा था। वो धृति को अभी उसके पास थी, वो उसे खुद से दूर ही नहीं कर रहा था। तभी एक साथ 7-8 लोग अक्षराज की तरफ बढ़ने लगे। अक्षराज एक एक करके सबको मारे जा रहा था। अभी उनमें से एक आदमी कृति के हाथों को पकड़ने ही वाला था कि अभिनय पीछे से आते हुए उस आदमी की आंखों में अपना हाथ डालता है और उसके हाथों को मोड़ देता है। सारी हिम्मत कैसे हुई तेरी? जान ले लूँगा मैं तेरी, अभिनय ने उस आदमी को मारते हुए कहा। अभिनय को अपने सामने देख कृति एक पल के लिए शून्य रह गई। अभिनय उसकी मदद करने आया था। तभी अक्षराज धृति के पास जाते हुए बोला, ठीक तो होना धृति, कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? कृति ने अपना सर नामे हिलाया और अक्षराज के हाथों को पकड़ लिया। वो अक्षराज से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो इतने डर के बाद भी यहीं रुकी हुई थी। अभिनय ने उस आदमी को मारकर फेंक दिया और अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, हम तो पहले ही बोले थे कि ये नाजिया बेगम ऐसी ही है, हम लोग को पहले से इंतज़ाम करके रखना चाहिए था। अब ये मैटर नहीं करता तुम यहाँ क्यों आए और वो कहाँ है? अक्षराज ने सीमा जी के बारे में पूछते हुए कहा, उन्हें हमने पीछे वाले रास्ते से निकलने को कह दिया है और हम यहाँ मदद करने आए हैं। क्या नंदिनी ठाकुर हमारी माँ नहीं थी? अभिनय ने एकटक देखते हुए कहा। वहीं उन दोनों की बात सुन कृति को समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, पर आखिरी लाइन सुनते ही कृति की आंखें बड़ी हो गई और वो समझ गई कि क्या चल रहा है इन दोनों भाइयों के बीच। पर तभी अक्षराज ने कहा, तुम कृति को लेकर निकलो अभी यहाँ से, हम यहाँ का देख लेंगे। जिसे सुन अभिनय के बोलने से पहले ही कृति ने कहा, अक्ष हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आपको यहाँ खतरा है। कृति बात मानो हमारी, यही ज़रूरी है, तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। अक्षराज ने धृति को समझाते हुए कहा, फिर अभिनय की तरफ इशारा किया। अभी कृति कुछ कहती कि अचानक यहाँ पर भयंकर आग लग चुकी थी। ये किसने किया? ये किसने किया? अक्षराज ने धीरे से कहा, पर कृति और अभिनय दोनों ही ये सुन सकते थे।
कृति अभी भी कोने में खड़ी थी। उसे बहुत ही डर लग रहा था। एक तो आग अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और गुंडे भी अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। अक्षरा ने वैसे ही गुंडों की धुलाई करते हुए अपने से कहा, अभिनय तुम धृति को लेकर निकलो यहाँ से। इन लोगों को हम अकेले देखते हैं, हम अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये नाजिया बेगम की घटिया चाल है, अभिनय ने चिल्लाते हुए कहा। ये सुनते ही अक्षराज ने अपने सामने वाले गुंडे के गले को तोड़ते हुए कहा, अक्षराज ठाकुर पर शक कर रहे हो? हम कह रहे हैं कि निकलो तुम। हम तुम दोनों को कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकते। धृति को दोनों की आवाज़ सुनाई तो नहीं दे रही थी, पर वो अच्छे से समझ रही थी वो दोनों क्या बात कर रहे होंगे। वो अक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसने उसके साथ वचन लिए हैं कि वो हर एक स्थिति में अक्षराज के साथ रहेगी, तो वो उसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। उसे अभिनय ने जैसे ही अक्षराज की बात सुनी, वो एक पल के लिए थमसा गया। इतने सालों के बाद भी अक्षराज के दिल में उसके लिए वो जगह थी। वो इस बात का हमेशा शुक्रगुजार ही रहेगा। कृति ने अभिनय को अपने पास आता देख कहा, आप अक्ष के पास जाएं, उनको आपकी मदद चाहिए। हम यहाँ सेफ हैं। वो अक्षरा ठाकुर है, उनको कोई मदद नहीं चाहिए और यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। आग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वो ठीक कह रहे हैं, आपको निकलना चाहिए अभी यहाँ से, अभिनय ने कृति को समझाते हुए कहा। यह सुनते ही कृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, अक्ष प्लीज़ हमको अपने साथ रहना है। अगर आप यहाँ हैं तो हम बाहर कैसे जा सकते हैं? वो क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि अक्षराज उसकी बात नहीं मानेगा, फिर भी वो कांपती हुई आवाज़ सुन सकता था। अक्षराज की माथे की नसें दिखाई देने लगी, जिसे देख सामने वाले गुंडे को अब डर लगने लगा, क्योंकि अक्षराज ठाकुर का ये सबसे खतरनाक रूप था। अक्षराज ने चिल्लाते हुए कहा, धृति हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते, समझो जाओ यहाँ से। अभिनय तुमको दादी के पास सेफली पहुँचा देगा। वो कृति को सीमा जी और मालती जी के पास भेजना चाहता था। सीमा जी पहले ही मालती जी को यहाँ से निकल कर चली गई थी। धृति अक्षराज को देख सकती थी। वो बहुत डरावना दिख रहा था। शायद उसका ये रूप उसने कभी देखा ही नहीं था, और शायद इसी रूप की वजह से सब अक्षराज से डरते थे। और शायद ये रूप भी 1% ही हो अक्षराज के सामने डार्केस्ट रूप का। धृति ने आखिरी बार अक्षराज के आंखों में देखा। शायद उसे समझ आ रहा था कि आगे अक्षराज क्या कहने वाला था। कृति तुमको हमारी कसम है, तुम जाओ यहाँ से। अक्षराज की ये लाइन सुनते ही कृति की आंखों से आंसू की बूंद गिर गई, और ये देखते ही अभिनय उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। पर कृति का तो पूरा ध्यान अभी पीछे ही था। जैसे ही वो दोनों बिल्डिंग के पास पहुँचे, अभिनय ने ऊपर से नीचे कृति को देखा, मानो चेक कर रहा हो कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। पर तभी कृति ने कहा, प्लीज़ अक्ष को भी बाहर ले आओ ना, हम अब सेफ हैं यहाँ, लेकिन उनको ज़रूरत है आपकी, आग बहुत बढ़ चुकी है, प्लीज़। अभिनय कृति की आंखों में अक्षराज के प्यार को देख रहा था। उसने कृति का हाथ पकड़ा हुआ छोड़ दिया और अपनी आंखें नीची कर दी और कहा, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं आपको, हमको पहले तुम्हें दादी के पास छोड़ना है। अभिनय की बात सुनते कृति ने जल्दी से अपना सर नाम हिलाया और कहा, नहीं, जब तक बहुत देर हो जाएगी, कभी भी बिल्डिंग ब्लास्ट हो सकता है, आप पावर सप्लाई तक पहुंच सकती हैं। हम चले जाएंगे दादी के पास, पर प्लीज़ आप पहले अक्ष के पास जाएं, प्लीज़। अभिनय धृति के हर शब्द में दर्द महसूस कर सकता था। डर अक्षराज को खोने का डर, डर अपने प्यार से जुदा होने का डर। उससे अच्छा ये डर कौन ही समझ सकता था। आखिर उसने भी तो अपने प्यार को खोया ही था। उसने अभी जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उसने पहले ही धृति ने कहा ऐसा कुछ कहा जिसे वो चाह कर भी मना नहीं कर सकता था। हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहे हैं, प्लीज़ अक्ष को सही सलामत हमारे पास ले आइए, प्लीज़, वरना हमको अंदर जाने दे दीजिए, हम खुद ले आएंगे अक्ष को। अभी वो अंदर जा ही रही थी
कि ऊपर से एक पिलर उसके ऊपर गिरने का हुआ। अभी वो कुछ समझ पाती कृति। अभिनय ने चिल्लाते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। हम जा रहे हैं अभी, लेकिन प्लीज़ तुम यहाँ से दादी के पास जाओ, हम उसको लेकर आते हैं। अभिनय ने हार मानते हुए कहा। वो कृति को अंदर जाने नहीं दे सकता था, किसी भी हालत में नहीं। कृति ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिलाया। यह देखते ही अभिनय कूदते हुए अंदर की तरफ वापस से चला गया। अक्षराज अब तक सभी गुंडों को पूरी तरह मार चुका था, लेकिन पूरा हॉल आग की लपटों में डूबा हुआ था। पर उसको बाहर जाना था, उसकी कृति के पास जाना था। वो उसका इंतज़ार कर रही थी। अभी वो निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से एक डेकोरेटिव पिलर जो आग की लपटों की गिरफ्त में था, वो उसके ऊपर गिरने लगा। अभी वो पिलर पूरी तरह से अक्षराज के ऊपर गिर पाता कि अचानक से वो पिलर दूसरी तरफ पलट गया। ये देखते ही अक्षराज ने अपनी नज़रें उस तरफ देखा जहाँ अभिनय खड़ा था। उसे यहाँ देख अभी अक्षराज ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, अभिनय ने कहा, ठीक है, वो जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर पावर सप्लाई की तरफ आग बढ़ गई तो कभी भी किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। अक्षराज ने अपना सर हाँ में हिलाया और ज़मीन से उठ गया। फिर दोनों ही आग को फांदते हुए एंट्रेंस की तरफ जाने लगे। बीच में न जाने कितनी ही आग की लपटें उन दोनों के ऊपर गिरने की हुई और जैसे ही उन्होंने एंट्रेंस को पार किया कि एक जोरदार ब्लास्ट पूरे हॉल में हो गया। दोनों ही ज़मीन पर गिर गए और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। आखिर वो एक भी पल और अंदर रहते तो शायद ही दोनों एक दूसरे को वापस कभी देख पाते। दोनों ने एक साथ कहा, बच गए। और गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। अक्षराज ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने कृतिक का चेहरा घूम गया और उसके मन में वही बात चलने लगी हो जो उसने कुछ देर पहले कही थी। भरोसा है ना, हम पर कुछ नहीं होने देंगे, हम खुद को और ना ही तुमको। अभी तो पूरी ज़िंदगी बितानी है हमको तुम्हारे साथ। ये याद आते ही अक्षराज ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और अभिनय की तरफ देखते हुए कहा, कृति कहाँ है? कृति का नाम सुनते ही अभिनय ने अपनी आंखें खोली और अक्षराज को देखने लगा। अक्षराज ने दोबारा सवाल किया, दादी के पास है ना? ठीक है, हम अभी जाते हैं। और ये कहते ही वो जल्दी से उठा और जिस तरफ सीमा जी और मालती जी राज ठाकुर के साथ थी वो उसकी तरफ जाने लगा। असल में राज ठाकुर को गोली छूकर निकल चुकी थी जो नाजिया बेगम ने ही मारी थी, इसलिए वो अपनी बैंडेज करवा रहे थे। और मालती जी और सीमा जी बहुत डरी हुई थी। दोनों ने ही कभी ये सोचा नहीं था कि साथ ही अभी उनके एक भी बच्चे उनके पास नहीं आए थे। वो लोग एक वैनिटी वैन में रुके थे जहां हाई सिक्योरिटी लगी थी। आसपास 100 से ज़्यादा बॉडीगार्ड लगे थे जो उन्हें प्रोटेक्ट करने आए थे। आखिर वो एक जाने माने राजनीतिक नेता थे। तभी उस वैनिटी वैन का गेट एक झटके से खुलता है और अक्षराज अंदर आता है। उसकी आंखों में डिस्प्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। उसको आता देख मालती जी बोली, अक्ष बेटा तू आ गया। अभी वो आगे कुछ कह पाती कि अक्षराज ने अपना सवाल पूछा, कृति कहाँ है? ये सुनते ही सबकी नज़र एक पल के लिए रुक गई और सब एक दूसरे को देखने लगे। मालती जी बोली, धीति वो तो यहाँ आई ही नहीं। ये सुनते ही अक्षराज को अपने अंदर एक अनजाना सा डर महसूस होने लगा। उसने जल्दी से कहा, पर अभिनय छोड़कर तो गया था ना उसे यहाँ पर कुछ देर पहले ही। अभिनय नहीं, वो कब आया यहाँ? इस बार बलराज ठाकुर बोले। और ये सुनते ही अक्षराज दनदनाते हुए वैन से निकल गया और अभिनय जो वैन से कुछ दूरी पर खड़ा था उसकी तरफ बढ़ गया और अगले ही पर उसने अभिनय के कॉलर को पकड़ा और उसे उठाकर बोला, धीति कहाँ है? बता दो हमको, हमने तुम पर विश्वास किया और तुमने हमें ही धोखा दिया। अभिनय जानता था कि कुछ ऐसा ज़रूर होगा। अगर उसने कृति को वैन तक नहीं पहुंचाया तो पर कृति की आखिरी बात सुनकर उसे वो करना पड़ा उस वक्त। अभिनय ने अक्षराज को खुद से दूर करते हुए कहा, हमारी बात सुनो, हमने धोखा नहीं दिया है आपको। हम उसे हॉल के सामने छोड़कर अंदर चले गए थे हॉल में। ये सुनते ही अक्षराज का गुस्सा बढ़ गया। वो गुस्से से बोला, क्या ज़रूरत थी? बोला था ना उसको सेफ जगह पहुंचाना। फिर क्यों आए तुम अंदर? बोलो क्यों आए? अगर हम अंदर नहीं आते तो कृति अंदर
चली आती। अभिनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या ही कहे, अक्षराज कैसे समझाए। अभिनय के आंखों में सच्चाई थी और ये अक्षराज देख सकता था, पर अब इससे ज़्यादा ज़रूरी था ये पता करना कि धीति कहाँ है। उसने अभिनय के कॉलर को छोड़ दिया और वहाँ से जाने को मुड़ा। तभी वो अपने कदम बढ़ा ही रहा था कि अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और देखा तो एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देखते ही अक्षराज के आंखों के सामने कुछ आकर गुजर गया और अगले ही पल उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से नाजिया बेगम के हंसने की आवाज़ आई। तो अक्षराज ठाकुर अपनी बीवी को खोज रहा है, हा 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 हा, लेकिन वो तो मिलेगी नहीं क्योंकि अब वो हमारे पास है। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो खून का एक एक कतरा भी शरीर के अंदर नहीं रहेगा। नाजिया बेगम, अक्षराज ने चिल्लाते हुए कहा। नाजिया बेगम का नाम सुनते ही अभिनय जल्दी से अक्षराज के पास आ गया और फ़ोन को स्पीकर पर कर दिया। खून गर्म है, दिमाग लगाकर इस्तेमाल करो अक्षराज ठाकुर, क्योंकि तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी बीवी पर भारी पड़ेगा। ये कहते हुए नाजिया बेगम हंसने लगी। अक्षराज चुप हो गया। वो बस आसपास से आ रही आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रहा था जिससे वो लोकेशन का पता कर सके, पर अगले ही पल नाजिया बेगम ने जो कहा वो सुन अक्षराज की पकड़ उसके फ़ोन पर कस गई। ग्लास ब्रिज पर जितनी जल्दी हो सके आ जाओ अक्षराज ठाकुर, क्योंकि हर बीतते वक्त के साथ तुम्हारी बीवी की सांसें एक एक पल के लिए कम होती जा रही है। और इतना कहते ही कॉल कट हो गया। आपको सच में ये लगता है कि आप हमको अक्स से दूर कर सकते हैं? तरस आता है हमको आपकी ऐसी सोच पर, कृति ने सामने खड़ी नाजिया बेगम को देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। ये सुनते ही नाजिया बेगम बोली, अभी के अभी मार सकते हैं हम तुमको, पर मारेंगे नहीं तुमको। आखिर तेरे उस पति को अभी तड़पाना जो है, उसकी आंखों में दर्द देखना है हमको, दर्द, बेहिसाब दर्द। ये कहते हुए नाजिया बेगम के हाथ कृति के जौ पर कस गए। दूसरी तरफ अक्षराज ने अभिनय की तरफ देखा और कहा, एक भी खरोच उसे नहीं आनी चाहिए। अभिनय ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। वो और कुछ कह नहीं पाया। आखिर वो क्या ही कहता। दोनों ही ग्लास ब्रिज के सामने खड़े थे। उसकी नज़र अपने सामने खड़ी नाजिया बेगम के ऊपर थी, जिसके हाथों में बंदूक थी और उसका निशाना कृति के ऊपर था। वो ग्लास ब्रिज के बिल्कुल आखिर में खड़ी थी, जिसे देख अक्षराज का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ये नहीं सोचा था कि नाजिया बेगम उसे यहाँ मिलेगी, वो भी ऐसे हालत में। अभिनय अपनी जगह रुक गया था, मानो उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। यहाँ तक कि आज तक नाजिया बेगम ने क्या क्या किया है उसके साथ। अभी वो उसे बचपन में पालती तो शायद ही वो उसके बुरे कर्मों को याद कर पाता। चाहे जन्म देने वाली माँ हो या फिर पालने वाली कोई भी माँ हो, कोई अपनी माँ को कैसे दर्द दे सकता है। पर नाजिया बेगम तो यहाँ भी चूक गई और उसकी कमी पूरा की थी हफ्सा जान ने। हमें लगता था कि हफ्सा जान की मौत बीमारी रहने की वजह से थी, पर एक दिन अक्षराज ने उसे ये साबित कर दिया। उसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही नाजिया बेगम को पता चला कि हफ्सा जान अक्षराज से मिलती थी और साथ ही साथ अभिनय के बारे में अक्षराज को बताती थी, वो दोनों भाइयों को जोड़ने का काम कर रही थी, तो नाजिया बेगम खुद को रोक नहीं पाई और हफ्सा जान को जान से मार दिया। उनकी दवाई की डोज हाई करके अभिनय खुद को हारा और टूटा हुआ मान रहा था। वो हार चुका था अपनी इकलौती अम्मा को बचाने में। वो हमेशा सोचता था कि उसकी माँ यानी कि नंदिनी ठाकुर ने सुसाइड क्यों की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म क्यों कर दी। आखिर वो लड़ सकती थी इन सब चीज़ों से। पर जब हफ्सा जान ने उसे नाजिया बेगम की सच्चाई के बारे में बताया, तब जाकर उसे समझ आया कि क्यों उसकी माँ ने सुसाइड का रास्ता चुना। अभिनय ने आज तक जिसको भी अपनी माँ का दर्जा देना चाहा, सब ने उसे खुद से अलग कर दिया, चाहे नंदिनी ठाकुर हो या फिर सीमा ठाकुर। पर सिर्फ हफ्सा जान ने उसे अपना माना था, अपने बेटे जैसा माना था, और वो भी उनको बचा
नहीं पाया। ये सोचते हुए अभिनय की आंखें लाल हो गई। वो खुद से बोला, आपके हर एक आंसू और घुटन का बदला लेंगे हम अम्मा। और एक पल के रुक कर आगे बढ़ा, और नंदिनी माँ, आपके हर एक आंसू का बदला तो नहीं चुका सकते हम, लेकिन इतना ज़रूर वादा करते हैं कि अब कभी आपको बुरा भला नहीं कहेंगे। हमको छोड़ना आपकी मजबूरी थी, लेकिन आपको सम्मान देना हमारा फ़र्ज है। स्वागत है अक्षराज ठाकुर का। तो कैसा लग रहा है इन हसीन वादियों में आकर? नाज़िया बेगम अपने सामने खड़े अक्षराज को देखकर कहती है। उसकी आंखें नफरत उगल रही थी और उसके हाथ बंदूक पर कसे थे। क्या ये खेल हमारे बीच नहीं था? फिर हमारी बीवी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? अक्षराज ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। वो सच में कभी नहीं चाहता था कि कृति इस खेल का हिस्सा बने। वो डरता था उसे खोने से। ही वॉज कॉवर्ड फॉर हर, ही वॉज अफेयर्ड फॉर लॉसिंग हर। ये सुनते ही नाज़िया बेगम की तेज हंसी की आवाज़ उन आसपास के पहाड़ों में गूंजे। बोली, इस खेल का कोई नियम नहीं है। ये मौत की बाजी है, जीतने के लिए कोई भी कितना भी गिर सकता है। अक्षराज ठाकुर, और तुमको तो पहले से पता है कि नाज़िया बेगम कितनी गिरी हुई चीज़ है। अक्षराज के हाथों की मुट्ठियाँ कस गई जैसा उसने ये सुना। आखिर उससे बेहतर कौन ही जानता था नाज़िया बेगम को। तभी दोनों को अभिनय की आवाज़ आई। क्यों कर रही है आप ऐसा? क्या मिलेगा आपको ऐसा करके? क्या आपने पहले इतनी ज़िंदगियां बर्बाद नहीं की जो आप ये अभी सोच रही है? वो ये सोच भी नहीं सकता था कि नाज़िया बेगम कितना गिर सकती है। बस एक मामूली से पावर और सत्ता को पाने के लिए न जाने कितनी ज़िंदगियों को उन्होंने अपने हाथों से मार दिया था, पर फिर भी वो रुकी नहीं। वो अंधी हो चुकी थी पावर पाने के खेल में। क्या मिलेगा? सत्ता, बेगूसराय पर पकड़ और बहुत सारा पावर और पैसा। नाज़िया बेगम चिल्लाते हुए बोली, आखिर इस सब के लिए ही तो उन्होंने पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, अपनी भी। वो आगे बोली, लेकिन तुम सबके वजह से हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाए, इसलिए अब तुम सबको मरना पड़ेगा, सबको। ये सुनते ही कृति की पूरी बॉडी कांप गई, क्योंकि वो बिल्कुल ग्लास बीच के कोने पर खड़ी थी और अब अगर हल्का सी भी वो चूकी तो वो दोनों ही खाई में गिर जाएंगे। नाज़िया बेगम गुस्से से अभिनय की तरफ घूमते हुए बोली, जब तुम्हारी माँ ने तुमको अकेला छोड़ दिया तब हम तुमको अपने पास रखे, और अब बड़े होकर हमसे ही गद्दारी। ओ बेटा, वह खून आखिर खून ही होता है। तुम भी अक्षराज ठाकुर के ही भाई हो। ये कहते हुए उनकी पकड़ कृति के बालों पर कस गई और वो उसे लेकर और पीछे होने लगी। ये देखते ही अक्षराज और अभिनय दोनों ही एक पल के लिए घबरा गए। अक्षराज उनकी तरफ जाने लगा और चिल्लाते हुए बोला, हम अब यहाँ आ चुके हैं, अब कृति को तो छोड़ दीजिए। हा 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 हा। ये सुनते ही नाज़िया बेगम फिर पागलों की तरह हंसने लगी। बोली, ऐसे नहीं अक्षराज ठाकुर, पहले खुद को ख़त्म करो, तब मिलेगी कृति तुमको। और उसकी ये बात सुनते ही कृति एक पल के लिए फ्रीज हो गई। वो एकटक नाज़िया बेगम को देखने लगी, जो किसी पागल की तरह लग रही थी। अक्षराज ने एक नज़र कृति को देखा, जिसके सर पर नाज़िया बेगम के ट्रिगर रखा था, और फिर एक नज़र अभिनय कर, जो अभी भी ग्लास बीच की शुरुआत में ही खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी जेब से बंदूक निकालते हुए कहा, हम कर रहे हैं। और ये कहते ही उसने बंदूक को खुद के ऊपर पॉइंट कर लिया। ये देखते ही कृति की आंखें घबरा गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, अक्ष नहीं अक्ष, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हम आपके बिना जीकर क्या ही करेंगे। उसकी आंखों से अब आंसू निकल रहे थे, पर शायद अक्षराज को कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, शायद हमारा सफ़र यहीं तक था कृति। ये सुनते ही कृति ने चिल्लाना शुरू किया और बोली, नहीं अक्षर, प्लीज़ नहीं, ना कीजिए प्लीज़। वहीं ये देख नाज़िया बेगम के चेहरे पर सुकून था। आखिर सालों बाद ही सही उसका ख्वाब पूरा जो होने वाला था। अब अक्षराज के जाने के बाद वो राज करेगी बेगूसराय की धरती पर। अक्षराज ने अपनी आंखें खोली और एक बार कृति के चेहरे को देखा।
और अपनी आंखों में बसाने लगा और अगले ही पल उसकी नज़र नाजिया बेगम के हाथों पर पड़ी, जिसकी पकड़ अब धृति पर कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि धृति खुद को संभाल नहीं पा रही थी और वो अपने घुटनों पर गिरती जा रही थी। यह देखते ही अक्षराज ने अपनी पकड़ गन पर कस दी और अगले ही पल अपनी गन की ट्रिगर ऑन करते हुए एक झटके से उसकी डायरेक्शन बदल कर नाजिया बेगम की तरफ कर दी। और तभी कुछ नाजिया बेगम समझ पाती कि अगले ही पल उन वादियों में बंदूक की आवाज़ गूंज गई। गोली नाजिया बेगम के कंधे पर जाकर लगी। नाजिया बेगम ने चिल्लाते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने कंधे पकड़ लिए और अपनी आंखें मींच ली। और ये देखते ही अक्षरा झट से उनकी तरफ भागा, धृति को अपने पास लेने के लिए, पर अभी वो कृति के हाथों को खींच पाता कि नाजिया बेगम ने कृति का हाथ पकड़ लिया और अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, अगर हमको हमारी खुशी नहीं मिल सकी तो हम तुमको भी कभी खुश नहीं रहने देंगे अक्षराज ठाकुर। ये कहते ही नाजिया बेगम कृति को लेकर एक झटके से नीचे खाई में कूद गई। कृति, अक्षराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्लास ब्रिज के आखिरी छोर तक पहुंचा और एक झटके से कृति की कलाई को अपने हाथों में मजबूती के साथ पकड़ लिया। नाजिया बेगम खाई में गिर गई और उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर थी, जिसने अभी कृति को बचा लिया था। ये देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अक्षराज ने कृति के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, कहा, हमको छोड़ना मत कृति, हम बस अभी तुमको ऊपर खींच लेंगे। कृति ने ये सुनते ही अपना सर हाँ में हिलाया। वो अंदर तक हिल चुकी थी। जैसे ही नाजिया बेगम ने उसे खींचा था वो संभल नहीं पाई, पर वो कैसे भूल सकती थी उसका अक्ष उसे कभी खुद से दूर जाने नहीं देगा। अक्षराज अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कृति को ऊपर खींच रहा था। अभिनय भी अक्षराज के पास आ चुका था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कृति के हाथ को पकड़ लिया और उसे ऊपर करने लगा। जैसे ही कृति थोड़ी ऊपर आई, अक्षराज ने जल्दी से अपना एक हाथ उसके कमर से लपेट लिया और उसे एक झटके से अपने ऊपर खींच लिया। तुम ठीक तो हो ना? तुमको कहीं चोट तो नहीं आई ना? अक्षराज ने कृति को ऊपर से नीचे अच्छे से देखते हुए कहा। कृति ने अपना सर ना में हिलाया और अगले ही पर अक्षराज के हाथों से लिपट गई। आखिर वो कितनी देर से बस इस पल का इंतज़ार कर रही थी। अक्षराज ने भी उसे अपनी बाहों में लपेट लिया और कहा, हम माफ़ी मांगते हैं कृति, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमारे नफ़रत के खेल में हमें तुम्हें भी तकलीफ़ हुई। हम सच में माफ़ी मांगते हैं तुमसे कृति, हमको माफ़ कर दो। फिर माफ़ी क्यों न मांगे वो? उसने बस कृति को अभी खो ही दिया था। क्या होता अगर वो कृति का हाथ नहीं पकड़ता तो? क्या होता अगर कृति पहले ही गिर चुकी होती तो? वह इन सवालों के बारे में कभी सोच नहीं सकता था, जो ख्याल में भी उसे कृति से दूर कर सके। करीब एक हफ्ते बाद अक्षराज अपने ऑफिस में बैठा और अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कितने दिनों का काम है? 1 महीने का है, उसके बाद वापस बेगूसराय आ जाएंगे। कॉल की दूसरी तरफ से अभिनय ने अक्षराज से कहा, जिसे अक्षराज ने बस हाँ में जवाब दिया और फिर कुछ और बात करके कॉल कट कर दिया। राजगीर से आए सबको अब 1 हफ्ता हो चुका था। नाजिया बेगम का चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। चौधरी महल भी बंद हो चुका था, क्योंकि अक्षराज उस जगह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था जहाँ उसकी माँ ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती हुई देखी थी, और अभिनय ने भी वहाँ रहने से मना कर दिया। अब वो चौधरी महल में रहने नहीं बल्कि दो माओं ने इस महल को कहने वाली जगह पर अपनी जान खोई है। वो कैसे आराम से रह सकता था उस चौधरी महल में? वो अभी अपने फार्म हाउस पर रह रहा था, जो उसने अपने बिजनेस के पैसे से बनाया था, और साथ ही वो चौधरी खानदान के सारे बिजनेस से भी हट गया था। वो अब अपने बिजनेस को चला रहा था, और इसी काम की वजह से वो 1 महीने के लिए बेगूसराय से बाहर गया था। और रही बात विक्रम ठाकुर और उसके परिवार की, तो अक्षराज ने उसके बारे में पता
लगाया। वो लोग राजगीर छोड़कर उसी दिन भाग निकले थे और आखिरी बार उनको इंदौर में देखा गया। अक्षराज को इतना तो पता चला था कि विक्रम ठाकुर चुप नहीं बैठने वाला। वो बस सही समय का इंतज़ार कर रहा था। वो जानना चाहता था कि इस बार विक्रम ठाकुर किसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाएगा। पर इन सब से इम्पोर्टेंट एक शख्स जिनके बारे में अक्षराज ने अभी तक कुछ पता नहीं कर पाया था, शायद वो इस शख्स के बारे में जान भी नहीं पाता अगर शादी वाले उस दिन शख्स की वो परछाई नहीं देखता जो पर्दे और पिलर के पीछे छुपी हुई थी जब उसने कृति को सीढ़ियों से गिरने से बचाया था। पर जल्द ही ये शख्स उसकी नज़र के सामने होगा। ये सोचते हुए अक्षराज ने पहले अपनी आंखें बंद की और कुर्सी पर अपना सर टिका दिया। एक सप्ताह में सब लोग पहले की तरह हो चुके थे। सच ही कहते हैं, सब समय हर दर्द का मरहम होता है। अक्षराज एक बार फिर से वही सब सोच रहा था कि अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। उसने एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी मुस्कुराहट देख कोई भी समझ सकता था कि फ़ोन किसका आया था। ऑफकोर्स अक्षराज ठाकुर की बीवी ने उसे याद किया। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर बोला, हाँ बोलो कृति, अक्षर आप कब तक आएंगे हमको लेने? कृति ने जैसे ही ये सवाल किया अक्षराज की आंखों के सामने टेबल क्लॉक पर गई जहाँ शाम के 7 बज चुके थे। ये देखते ही उसने खुद को मन ही मन डांटा, कहा, हम बस अभी आते हैं, तुम एनजीओ में ही रुकना। कोई बात नहीं अक्ष, अगर आप बिज़ी है तो हम अकेले चले जाएंगे। अभी कृति ये कह ही रही थी कि अक्षराज ने कहा, हम कभी भी तुम्हारे लिए बिज़ी नहीं हो सकते हैं दीदी, तुम हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगी और हम बस अभी आ रहे हैं। ये कहते हुए अक्षराज ने फ़ोन रख दिया। वहीं कृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने दोबारा से एनजीओ का काम देखना शुरू कर दिया था। अब ये एक सप्ताह उसके लिए आसान नहीं था। अक्षराज से दूर होने का ख्याल अभी भी उसके मन में भरा था। थोड़ी देर बाद अक्षराज अपनी कार के सामने खड़ा था। सामने से धृति आ रही थी। उसकी नज़र कृति के ऊपर ही बनी हुई थी। वो हर बार कृति को वैसे ही देखता था मानो वो उसे पहली बार देख रहा हो। उसका मन ही नहीं करता था कहीं और देखने का, और शायद यही है सच्ची मोहब्बत। कृति आराम से आकर कार में बैठ गई और अक्षराज ने भी कार स्टार्ट कर दी। तभी कृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, कैसा था आपका दिन? ये सुनते ही अक्षराज ने कहा, तुम्हारे बिना कैसा रह सकता हूँ मैं, रूखा सूखा था बस आज का दिन। अभी कृति कुछ कहने ही वाली थी कि अक्षराज का फ़ोन बजने लगा। ये देखते ही अक्षरा ने धीरे से कृति से कहा, सॉरी, और फ़ोन की तरफ देखा। पर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को पढ़ते ही उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने धीरे से कहा, चिराग। अक्षराज ने कृति को हवेली छोड़ दिया और वापस से फैक्ट्री आ गया। उसके मन में अभी भी चिराग का कॉल फ्लैश हो रहा था। वो धृति के सामने चिराग का कॉल नहीं उठा सकता था। जो भी चिराग ने किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। भले ही चिराग की शादी से बैकआउट करने की वजह से उसकी हिम्मत धृति से जुड़ी थी और वो इस चीज़ का कदरदान है। आखिर कृति के बस उसकी ज़िंदगी में आ जाने भर से उसने फिर से जीना शुरू कर दिया था। वो अपने कैबिन में आया और अपनी चेयर पर आकर लीन हो गया। अगले ही पर उसने अपना फ़ोन निकाला और चिराग को कॉल बैक किया। कुछ ही रिंग के बाद चिराग ने कॉल की और उसे उठाकर कहा, भैया। भैया। चिराग की आवाज़ में एक दर्द था जो अक्षराज महसूस कर सकता था, पर उसने कुछ बोला नहीं और चिराग के आगे कहने का इंतज़ार किया। भैया, हम माफ़ी मांगते हैं, हमको ऐसे शादी से नहीं भागना चाहिए था, पर हम क्या करते, हम उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे और वो इंसान हमने बहुत फोर्स किए जा रहा था। चिराग की इतनी बात सुन अक्षराज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, इस बात का अगर कोई मतलब नहीं है चिराग, और वो इंसान तुम्हारे पापा है तो इज्जत देना सीख जाओ। इतना कहकर अक्षराज चुप हो गया। उसे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि अब वो कृति के साथ बहुत खुश था। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वो तो सबका कर्जदार था। आखिर उसे कृति जो मिल गई थी। वाह। अक्षराज की इतनी बात सुन चिराग ने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा और फिर कहा,
हमारी वजह से आप एक अनवांटेड शादी में बंध गए हैं भैया, आपका गुस्सा होना जायज़ है। अभी ये चिराग कह ही रहा था कि अक्षराज ने उसे बीच में काटते हुए कहा, ये कोई शादी अनवांटेड नहीं है चिराग, बीवी है वो हमारी। अब हम कोई गुस्सा नहीं हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा खुश नसीब पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। ये सुनते ही चिराग की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। ये होगा, उसने कभी सोचा नहीं था, क्या सच में ये अक्षराज ठाकुर है? उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। माफ़ कीजिएगा भैया, हमको लगा आप नाराज़ होंगे हमसे। चिराग ने जल्दी से माफ़ी मांगी, क्योंकि वो अभी अक्षराज को गुस्सा दिलाने की कोई भी हरकत नहीं कर सकता था। ये उसके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता था, पर अक्षराज ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने दोबारा सवाल किया, बताओ क्या हुआ, क्यों कॉल किया था? चिराग ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा कि वो कहाँ से बताना शुरू करे। वो इस वक्त लंदन में था और उसका स्टार्टअप पूरी तरह से फेल हो चुका था। साथ ही साथ उसने स्टार्टअप के लिए जो लोन लिया था वो भी अब 252 करोड़ रुपए तक बढ़ चुका था। पर अब अगर वो चुपचाप लंदन में रहा तो लंदन की सरकार उसे जेल में हमेशा के लिए डाल देगी। उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए धीरे धीरे सब बताना शुरू कर दिया, कैसे वो शादी से भागकर दिल्ली चला गया। उसके बाद वो इंडिया में ना रुक कर लंदन चला आया और अपना बिजनेस करने के लिए, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी उसका स्टार्टअप नहीं चला। अब पिछले हफ्ते ही ये बंद हो गया। अब जिसने भी स्टार्टअप को लोन दिया था वो सब चिराग के घर के सामने आकर अपना पैसा मांग रहे थे, जो कि उसके पास नहीं थे। अक्षराज ने जैसे जैसे उसकी सारी बातें सुनी, उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो अब उसकी मदद करने के सिवाय और क्या ही कर सकता था। इसलिए हमने बैंक लोन की फाइल और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगे हैं और कहा है कि वो उसे देखकर बताएगा कि आगे क्या करना है। ठाकुर हवेली किचन में कृति सीमा जी की मदद कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी सीमा जी उसके पास आई और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, कहाँ खोई खोई सी लग रही हो? सीमा जी की आवाज़ सुन वो अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, बस ऐसे ही माँ, एनजीओ का कुछ काम था, उसके बारे में सोच रहे थे। अच्छा तो बेटा पहले वो काम देख लो, खाना यहाँ हम बना लेंगे। ये कहते हुए सीमा जी ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। कृति ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिलाते हुए बाहर चली गई। वो यहीं हॉल में बैठे काम कर रही थी। उसकी लैपटॉप उसकी आंखों के सामने खुला था, पर वो फिर से कहीं खो गई और अगले ही पल उसने एक नज़र अपने लैपटॉप की स्क्रीन देखा, फिर जल्दी से गूगल पर कुछ सर्च करने लगी। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हर एक न्यूज़ को कृति बारीकी से पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक न्यूज़ पर आकर रुक गई। ये न्यूज़ बिजनेस टाइम्स की तरफ से पब्लिश हुई थी और इस न्यूज़ पर हेडिंग थी, इमरजेंसी, बिजनेसमैन मिस्टर चिराग ठाकुर इज ह्यूज लॉस्ट ऑफ 252 करोड़, हिज बिजनेस वेन्यू फेल्ड मिसरेबल एंड ही इज बैंकरप्ट। रात का वक्त कृति अक्षराज की बाहों में थी और वो दोनों बिस्तर पर आराम से लेटे हुए थे। कृति का सर अक्षराज की बाइसेप पर था और अक्षराज के हाथ कृति की कमर को सहलाए जा रहे थे। दोनों ही चुप थे। कृति देख सकती थी कि अक्षराज आज कहीं खोया हुआ है और शायद इसकी वजह भी उसे पता थी। वो था चिराग। उसे चिराग से कोई शिकायत नहीं थी, बस वो इतना चाहती थी कि अगर चिराग को शादी नहीं करनी थी तो उसे हाँ ही क्यों बोला। अभी वो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि अक्षराज ने कृति ने कहा, आज चिराग ने हमको कॉल किया था। ये सुनते ही कृति एक टक उसे देखने लगी। उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि अक्षराज उसे चिराग के बारे में भी कुछ बताएगा, पर वो ये कैसे भूल सकती थी कि ये अक्ष है, उसका अग, जिसने अपने डार्क पास्ट को उसके सामने बिना किसी झिझक के रख दिया था। या फिर ये चीज़ क्या थी? कृति ने अनजान बनते हुए उसे कुछ नहीं कहा। वो नहीं दिखाना चाहती थी कि उसे सब पहले से पता था। अक्षराज ने कहना शुरू किया, हम जानते हैं कृति, उस
का शादी से ऐसे भागना ठीक नहीं था, पर वो मजबूर था। हम यहाँ उसकी गलती पर पर्दा नहीं डाल रहे, बस हम ये बताना चाहते हैं कि अक्षरा अभी ये कह ही रहा था कि दीदी ने उसे बीच में चुप कर दिया और उसकी आंखों में अपनी आंखें डालते हुए बोली, अक्ष अब आप हमारे साथ हैं और अब हमको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये सुनते ही अक्षरा की आंखें चमक गई। रिति ने फिर से एक बार बिना बोले उसकी बातों की गहराई को समझ लिया था। अक्षरा ने वैसे ही उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुमको नहीं जानना कि चिराग ने हमें कॉल क्यों किया था? अक्षरा का ये सवाल सुन रिति ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए अपना सर नाम में हिला दिया और कहा, इससे अच्छा हम आपकी बाहों में सोना पसंद करेंगे। इतना कहकर रिति ने अपना सर अक्षराज के सीने से लगा दिया और अक्षराज ने भी आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।